सासू माँ और पतिदेव जी, आपने मेरे और मेरी मम्मी के साथ धोखा किया है। राधिका, तुमने अभी तक मम्मी के कपड़े नहीं बदलवाए। तुम्हें पता है ना, आज भैया भाभी मम्मी से मिलने आने वाले हैं। उन्हें ऐसी हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अब जाकर पहले उनके कपड़े बदल कर आओ। कुणाल राधिका को आवाज देते हुए बोला। कुणाल, कितनी बार कहा है तुमसे कि एक नर्स रख लो, लेकिन तुमसे रखते नहीं बनता। अब संगीता तो आती आएगी, वही आकर बदलेगी उनके कपड़े। राधिका ने भी पलट कर जवाब दिया। तुम्हें बताया ना मैंने कि मैं नर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। तुमने पहले ही मुझसे बिना पूछे ही संगीता के 3,000 रुपए बढ़ा दिए। पैसे क्या पेट पर लगते हैं? कुणाल ने जवाब दिया। अच्छा, तुम अकेले कोई पैसे नहीं लगा रहे हो, तुम्हारे भैया भाभी भी तुमको बराबर पैसे देते हैं अपनी मम्मी के इलाज के लिए। उन पैसों को तो तुम अपनी जेब में संभाल कर रख लेते हो। मम्मी जी का इलाज सरकारी अस्पताल में चलता है, दवाइयाँ डिस्पेंसरी से आ जाती हैं, फिर भी एक नर्स लगाने में तुम्हें जोर आता है। आज तो राधिका भी बराबर जवाब दे रही थी। हाँ, जैसे और तो खर्चा है ही नहीं, एक तो आने जाने वाले लोगों से ही दुखी हूँ मैं। अधिकतर रिश्तेदार बाहर रहने वाले लोग हैं, यहाँ आते तो कम से कम 1-2 दिन तक रुकते ही हैं। क्या उन लोगों के खर्चे नहीं होते? अरे तुम बहू हो, क्या तुमसे मम्मी की सेवा नहीं होती? कम से कम तुम तो मेरी हालत समझ सकती हो। मैंने तुम्हारी मम्मी का ठेका नहीं लिया है जो उनकी सेवा करती रहूंगी। कोई मैं अकेली बहू नहीं हूँ, उनकी एक बहू और है। और क्यों समझूं मैं तुम्हारी हालत? क्या तुमने समझी थी मेरी हालत? कहते कहते राधिका की आंखों में आंसू आ गए। बस तुमसे तो गड़े मुर्दे उखड़वा लो। तुम्हारी मम्मी में और मेरी मम्मी में बहुत फर्क है। और थोड़ा धीरे बोलो, अंदर मम्मी को सुनाई देगा। आज अपनी सास को तरस रही हो तो कल को तुम भी तरसोगी। याद रखो, इंसान अपने किए हुए को इसी दुनिया में भुगतता है। कुणाल ने गुस्से में कहा। फिर तो समझ लो तुम्हारी मम्मी अपने किए की ही भुगत रही है। मेरी माँ भी इसी तरह बिस्तर पर थी, लाचार सी। बदले में तुम्हारी मम्मी ने और तुमने क्या किया था? कहती रहती। राधिका के आंसू जब नहीं रुके तो वो अपने कमरे में चली गई। राधिका अपनी मम्मी की इकलौती बेटी थी। पापा का देहांत बहुत पहले हो गया था। घर वालों ने उनकी दूसरी शादी के लिए भी दबाव बनाया था, पर राधिका के चलते उन्होंने शादी के लिए हाँ नहीं की। आखिर एक स्कूल में नौकरी कर उन्होंने राधिका को पाल पोस कर बड़ा किया था। जब राधिका ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो उन्होंने कुणाल से उसका विवाह करवाया था। जितनी उनकी क्षमता थी उतना उन्होंने अपनी बेटी को देकर विदा किया था। राधिका की विदाई के बाद अब वो अपने घर में बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। उनके पास प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ उनका एक 3 कमरे का मकान था। एक में तो वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और शाम को आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन देकर अपना टाइम पास कर लेती थी, जिससे उनका अकेलापन भी काफ़ी हद तक दूर हो जाता था। इधर राधिका भी अपनी ससुराल में खुश थी। घर में सास कमला जी और पति कुणाल ही थे, जबकि जेठ जेठानी दूसरे शहर में रहते थे। एक दिन अचानक राधिका के पास उसके मायके में पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी का कॉल आया। उन्होंने बताया कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ये सुनकर राधिका कुणाल के साथ फटाफट अपने मायके रवाना हुई। वहां जाकर पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया है और ब्लड ज़्यादा था, इसलिए बीपी बाईपास करना ज़रूरी था। खैर,
मम्मी का मेडिकल था तो सब कुछ आसानी से हो गया। कुणाल तो तीसरे दिन ही वापस आ गया, पर राधिका वहीं रह गई। 10 दिन बाद उन्होंने अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई, लेकिन समस्या ये थी कि अब बार बार चेकअप के लिए जाना था। उसने इस बार में कुणाल से बात की तो उसने कहा, यार मेरी मम्मी भी तो अकेली है, इतने दिन वहाँ छोड़ दिया, वो क्या कम था, आखिर मम्मी भी अकेले यहाँ परेशान होती हैं। अब कुछ भी हो तुम तो यहाँ वापस आ जाओ। कुणाल के फैसले को सुनकर राधिका वापस आ गई, लेकिन अपने साथ अपनी मम्मी को भी वहीं ले आई। आखिर उन्हें अकेली किसके भरोसे छोड़कर आती। उन्हें वहां देखकर कमला जी और कुणाल दोनों का मुंह बन गया। वो लोग तो सीधे मुंह से बात भी नहीं करते थे। कई बार कमला जी वहीं पास वाले कमरे में बैठकर जानबूझकर जोर जोर से बड़बड़ाती थी, ताकि उनकी आवाज़ राधिका के मम्मी के कानों तक पहुँचे। पहले के लोग तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, पर हाय रे कलयुग, आजकल तो बेटी के घर में आकर टिक जाने का जमाना आ गया है। तो कभी कहती, अरे जो बेटी के पास आकर रहता है उन्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलती है। शास्त्रों में लिखा है, ऐसे लोग तो धोबी के नरक कुंड में जाकर गिरते हैं। ये देखकर राधिका को भी दुख होता था, पर वो कुछ कर नहीं पाती थी। मम्मी ने उसे साफ मना कर रखा था कि मेरे लिए अपने ससुराल मत बिगाड़ना, और राधिका से जाने की जिद करती तो राधिका उन्हें जाने नहीं देती। ये सब सुनकर धीरे धीरे उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। इधर एक दिन राधिका अपनी मम्मी को हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेकर गई। उस दिन कुणाल घर पर ही था। अपनी कुछ ज़रूरी फाइल ढूंढने के चक्कर में उसने अलमारी में देखा कि कुछ पेपर्स और गहने रखे हुए थे। उसने उठाकर उन्हें देखा तो वो राधिका के मायके वाले घर के पेपर थे। शायद यहाँ आते समय राधिका वो सब यहाँ ले आई थी। उसने इस बारे में कमला जी को बताया तो कमला जी ने कहा, बेटा आज नहीं तो कल तेरी सास को तो मरना ही है, फिर तो सब कुछ तेरा ही है। तुझे बिजनेस करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। इस मकान से इतने पैसे तो आ ही जाएंगे ना, फिर लोन की क्या ज़रूरत। पर मम्मी, तुम्हारी बहू की मम्मी राजी भी होंगी, वो तो मुझ पर छोड़ दे, बस तू ज़रूरी पेपर्स बनवा ले और फिर राधिका को यहाँ से किसी काम से ले जाना। कमला जी ने कहा। 5 दिन बाद शाम को कुणाल ने राधिका से तैयार होने को कहा। राधिका, तुम तैयार हो जाओ, बहुत दिन हो गए हैं हम कहीं नहीं गए, तो आज मूवी देखने चलेंगे। पर राधिका ने मना कर दिया तो कुणाल नाराज हो गया। पर जब राधिका की मम्मी को ये बात पता चली तो उन्होंने राधिका को समझा कर भेजा। जब राधिका और कुणाल वहाँ से चले गए, कमला जी उनके पास आकर बैठ गई। समधन जी, ये काम तो आपने बड़ा अच्छा किया कि उन्हें भेज दिया। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे उन लोगों को एक साथ बाहर गए हुए। इसी बहाने मुझे भी अकेले में आपसे बात करने का मौका मिल गया। ये सुनकर राधिका की मम्मी मुस्कुरा दी। तब कमला जी ने कहा, देखिए ना समधन जी,
अब उम्र हो गई है, हमारी हारी बीमारी तो लगी ही रहती है, पर इस महंगाई के दौर में दवाइयाँ, डॉक्टर, अस्पताल, इन्हीं सब में बजट बिगड़ जाता है। सुना है सरकार ने बुजुर्गों के लिए मुफ्त दवाइयों का बंदोबस्त कर रखा है। अब सरकार ने इतनी सुविधा दे रखी है तो सुविधा तो लेनी ही चाहिए। इसलिए मैंने आपके लिए आज कुणाल से कहकर ये फार्म मंगवाया है, ताकि कम से कम दवाइयाँ तो मुफ्त के मिल जाएं। फिर सोचा आपको भी ज़रूरत होगी तो आपके लिए भी फार्म साथ में ही मंगवा लिया। उनकी बात सुनकर राधिका की मम्मी ने कहा, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया समधन जी। सच में मेरी बीमारी के चक्कर में कितना खर्चा हो गया। मेरी तो सारी जमा पूंजी ही खर्च हो गई। इसलिए तो समधन जी मैं ये फॉर्म लेकर आई हूँ आपके पास। मैंने तो साइन कर दिए हैं, आप भी इस पर साइन कर दो। बाकी डिटेल तो कुणाल भर देगा। कहते हुए उन्होंने एक खाली फॉर्म दिखाया, जिस पर उन्होंने साइन करवा रखे थे। उनकी बात मानकर राधिका की मम्मी ने भी एक दूसरे फॉर्म पर साइन किए। 2-3 पन्ने के उस फॉर्म पर साइन करने के लिए बाद में कमला जी उनसे बोली, अच्छा समधन जी अब आप आराम करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और फिर मैं आपसे इतनी बातें किए जा रही हूँ कहकर वो उस कमरे से बाहर आ गई। कुछ दिनों तक तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से राधिका और उसकी मम्मी से बातचीत की। उन्हें किसी भी बात का शक नहीं होने दिया। यहाँ तक कि कुणाल उन्हें अपने पैसों से दवाई लाकर देता था और कह देता था कि ये सरकारी की तरफ से मुफ्त थी। लेकिन एक महीने बाद अचानक राधिका के मायके में पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी का दोबारा फोन आया। मम्मी का हाल चाल पूछने के लिए बाद उन्होंने कुणाल के हाथों उनके मकान के बिक जाने की बात कही। तब जाकर उसे पता चला कि इतना बड़ा धोखा हुआ है। उस रात उसका कुणाल और कमला जी से अच्छा खासा झगड़ा हुआ था, पर दोनों बेशर्मी के साथ बोले थे, अरे आज नहीं तो कल सब कुछ हमारा ही तो था, बेचकर हमने हमारे काम में ले लिया तो क्या गलत है। हमारी तरक्की हो रही है तो तुम्हारी भी तरक्की हो रही है, पर ये तो धोखा है। आपने धोखे से मेरी मम्मी के साइन करवाए हैं पेपर पर। अब धोखा है, फ्रॉड है, कुछ भी है, तुमसे और तुम्हारी बीमार माँ से जोन बन पड़े कर लो। कमला जी हाथों को नचाते हुए बोली और अपने कमरे में चली गई। उन लोगों के झगड़े की आवाज़ अंदर तक राधिका के मम्मी के पास पहुंच रही थी। राधिका जब उनके पास गई और बोली, मम्मी बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इन लोगों का, आज तो मैं इनको पुलिस के हवाले कर कर रहूँगी। इतना बड़ा धोखा दिया हमें इन लोगों ने, अब चाहे तलाक ही लेना पड़े पर मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं बेटा, तू कुछ नहीं करेगी, मैं अब कितने दिन की मेहमान हूँ, फिर मेरे बाद तो तेरा कोई है ही नहीं, राधिका की मम्मी ने कहा। पर मम्मी इन धोखेबाजों के साथ बेटा नहीं से तो कोई है, कम से कम तू अकेली तो नहीं रहेगी, तू बस इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। इन लोगों के कर्मों की सजा तो भगवान देगा।
तुझे बस मेरी कसम है। राधिका की मम्मी ने अपनी कसम देकर उसे रोक लिया, लेकिन वो इस दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं रही। कुछ दिनों बाद ही उनका देहांत हो गया। पर कमला जी और कुणाल को कोई दुख नहीं था। उनके लिए तो बस अब पीछा छूटा था। पर राधिका तब से बहुत दुखी थी। इस बात को भी 5 साल हो गए थे। दोनों माँ बेटे को अपनी गलती का कोई दुख नहीं था, लेकिन अभी 2 महीने पहले ही कुणाल के बिजनेस पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया, जिसके कारण उसे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। बार बार उसके घर के चक्कर लगाने के बावजूद भी वो कुणाल को कुछ भी देने को तैयार नहीं था। इसी बारे में वो और कमला जी उनके पार्टनर के घर जा रहे थे कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। कुणाल को तो हल्की फुल्की चोटें आई थी, लेकिन कमला जी को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। 20 दिन तक तो वो हॉस्पिटल में ही रही। वहाँ तो नर्स ने संभाल लिया था, लेकिन घर आने के बाद उन्हें किसी ना किसी की ज़रूरत होती थी, लेकिन राधिका ने उनकी सेवा करने से साफ मना कर दिया। आखिर कुछ देर बाद उसके जेठ जेठानी वहाँ पहुँच गए। जेठानी ने आकर ही कमला जी को संभाला था। ये देखकर कुणाल ने कहा, देखो ये भी एक बहू है जो अपनी सास की सेवा में तत्पर हैं, वरना कुछ बहुएं तो ऐसी होती हैं जिसे अपनी सास से कोई लेना देना ही नहीं होता। इससे पहले कि राधिका कुछ कहती, उसके जेठ ने कहा, सही कहा तुमने, कुछ बहू अपनी सास की सेवा कर लेती हैं। बस बात ये है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया और ना ही किसी को करने दिया। पर तुमने मम्मी के साथ मिलकर अपनी पत्नी और उसकी मम्मी को धोखा दिया, फिर तुम उससे सेवा की उम्मीद कैसे कर सकते हो? अपने भैया की बात सुनकर कुणाल चुप हो गया। कम से कम तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ तो खड़ी है। मेरा पति ऐसा कर देता तो जेल की हवा खिला देती। अचानक भाभी ने कहा। ये सुनकर तो उसने अपनी नजरें नीची कर ली। भैया भाभी 2 दिन वहाँ रहे, पर भाभी ने ही कमला जी को संभाला। लेकिन राधिका एक बार फिर कमला जी के कमरे में नहीं गई और न ही भैया भाभी ने उससे कुछ कहा। आखिर कैसे उम्मीद करते कि इतने धोखे के बाद वो उनकी माँ की सेवा करेगी? आखिर इस तरह के हालात देखकर भैया भाभी अपने साथ ही कमला जी को ले गए, लेकिन जाते जाते कुणाल को जरूर समझा गए अपनी गलती को सुधार ले। माँ की सेवा करने के लिए तो फिर भी हम हैं, पर तेरी सेवा करने के लिए कोई नहीं होगा। 5 साल पहले तू जिस जगह खड़ा था, आज भी उसी जगह खड़ा है। धोखे का 1 पैसा नहीं बचा तेरे पास। भाई कर्म लौट कर आते ही हैं, इसलिए संभल जा। पर पता नहीं ऐसा क्या दम भरा हुआ था कुणाल में कि उसने अभी भी अपने किए की माफ़ी नहीं मांगी और ना ही राधिका ने उससे माफ़ी की कोई उम्मीद की। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखिए मोटिवेशनल स्टोरी।